नमस्कार दोस्तों, द डूम टेल्स में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। कई बार जाने अनजाने में हमसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिनका खामियाजा हमें पूरे जीवन भुगतना पड़ता है। आज की कहानी भी एक ऐसी ही गलती की कहानी है। आज की कहानी है राहुल की, जो दिल्ली में रहता है। राहुल हमेशा से पढ़ाई में बहुत अच्छा है। राहुल ने जब 10वीं पास की तो उसने अपने पापा से साफ कह दिया कि वह एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता है, और वह भी किसी ऐसे वैसे कॉलेज से नहीं। वह इंजीनियरिंग करेगा तो सिर्फ आईआईटी से करेगा, और उसकी कोचिंग के लिए भी उसने एक इंस्टीट्यूट चुन रखा है जहां वह पढ़ने के लिए जाएगा। राहुल के पापा हमेशा से उसकी पढ़ाई को लेकर के सपोर्टिव रहे हैं, और उसकी बात मानते हुए राहुल के पापा राहुल का एडमिशन 11th क्लास में उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में करवा देते हैं जहां पर राहुल हमेशा से जाना चाहता था। राहुल के घर से वह कोचिंग इंस्टीट्यूट लगभग 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर था। राहुल को अपने घर से निकल करके मेट्रो पकड़नी पड़ती थी, और मेट्रो से वह कोचिंग इंस्टीट्यूट तक जाता था। राहुल के घर से मेट्रो स्टेशन लगभग 500 मीटर की दूरी पे था, और यह रास्ता वो अक्सर पैदल ही तय किया करता था। राहुल सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर स्कूल जाता था। स्कूल से वापस आकर वह कोचिंग इंस्टीट्यूट जाता था, और कोचिंग इंस्टीट्यूट से वापस वह रात को 8:30 बजे तक अपने घर आ जाता था। यही राहुल की रोजमर्रा की दिनचर्या थी। राहुल एक बहुत ही धार्मिक परिवार से था, और वह खुद भी हमेशा से ही पूजा पाठ में रुचि लेता था। एक बार की बात है, राहुल हमेशा की तरह ही रात को लगभग 8:15 बजे मेट्रो स्टेशन से निकला और अपने घर की तरफ चल दिया। राहुल के घर से मेट्रो स्टेशन के बीच में एक चौक आता था, जो काफी जाना माना चौक था और काफी बड़ा चौराहा था। लेकिन आज उस चौराहे पर राहुल को कुछ ऐसी चीज रखी दिखी जिसको राहुल देखते ही समझ गया कि वह क्या है। राहुल ने देखा कि उस चौराहे पर एक मटका रखा हुआ है, जिसके चारों तरफ लाल कपड़ा बंधा हुआ है। उसमें कुछ अगरबत्तियां हैं जो जल रही हैं, जिनमें से धुआं निकल रहा है, और 4 कोनों पर एक एक दीपक जल रहा है। राहुल जानता था कि ये क्या है। राहुल ने अपनी मम्मी से हमेशा काले जादू के बारे में सुना है। राहुल को पता है कि यह सही चीज नहीं है, इसलिए राहुल उस चीज को अनदेखा करते हुए सीधा अपने घर की तरफ चल देता है। लेकिन ये क्या? राहुल के कानों में पड़ी एक आवाज, एक औरत की आवाज जो उसी का नाम ले रही है। राहुल, इधर आओ। राहुल, इधर आओ। बस वह यही कह रही है। राहुल ने पलट कर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। लेकिन राहुल थोड़ी ही देर में समझ गया कि यह आवाज कहां से आ रही है। यह आवाज आ रही थी उस मटके से। राहुल जानता था कि यह उसके लिए सही नहीं होगा उस मटके के पास जाना, लेकिन राहुल जैसे कि मजबूर हो चुका है। राहुल को कोई चीज है जो उस मटके की तरफ आकर्षित कर रही है, मानो कि राहुल का अपनी बॉडी पर कोई कंट्रोल ही ना हो। राहुल उस मटके की तरफ खिंचा जा रहा है। जैसे ही राहुल उस मटके से लगभग 5 से 6 कदम की दूरी पर है, राहुल का ध्यान जाता है अपने पैरों की तरफ। कोई चीज है जो राहुल के पैरों से दब गई है। राहुल जैसे ही पैर हटाकर देखता है, वहां पर एक नींबू पड़ा हुआ है जिसमें कुछ ऑल पिन्स लगी हुई थी। राहुल घबरा जाता है। राहुल समझ जाता है कि यह उसके साथ ठीक नहीं हुआ। राहुल पलटता है और वो हर तरीके की आवाज को इग्नोर करता हुआ अपने घर की तरफ भागता है। इधर राहुल की मम्मी हमेशा की तरह ही राहुल का वेट कर रही हैं। आज लगभग 9:15 बज चुके हैं, और राहुल कभी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से आने में इतना लेट नहीं हुआ। राहुल की मम्मी लगभग 5 से 6 बार राहुल को फोन ट्राई कर चुकी हैं। राहुल की फोन की रिंग पूरी जाती है, लेकिन कोई आंसर नहीं देता। राहुल की मम्मी को राहुल की बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। उन्होंने राहुल के पापा को कॉल किया, जो एक कपड़े की दुकान चलाते हैं। राहुल के पापा जल्दी दुकान बंद करके अपने घर आए। राहुल के पापा और राहुल की मम्मी दोनों ही राहुल की तलाश में निकल पड़े। जैसे ही वे घर से निकले, 2 गलियां पार करने के बाद ही राहुल फुटपाथ पर बैठा दिखाई दिया, और राहुल जैसे कि कुछ बुदबुदा रहा है, कुछ बड़बड़ा रहा है। वो दोनों दौड़ करके राहुल के पास गए। जब वे पास गए तो राहुल कुछ ऐसी भाषा बोल रहा था जो उन दोनों को समझ नहीं आई। उन दोनों ने बोला, राहुल बेटा तुम्हें क्या हो गया, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? राहुल ने एकदम चौंक के कहा कि मम्मी मुझे नहीं पता मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। तो उन दोनों ने सोचा कि राहुल की शायद तबीयत खराब है, इसे चक्कर आ गए होंगे, इसलिए यहाँ पे सड़क के किनारे बैठ गया है। वे दोनों ही राहुल को उसके घर ले आए। राहुल बिना खाना खाए ही अपने कमरे में गया और उसने अंदर से अपने आप को लॉक कर लिया। रात भर राहुल के मम्मी पापा को राहुल के कमरे से बड़बड़ाने की आवाज आती रही, लेकिन वह इग्नोर करके वह लोग सो गए और सवेरा हो गया। जो राहुल हमेशा 6 बजे जग
जाता था, स्कूल जाने के लिए हमेशा एक्साइटेड रहता था, वो राहुल आज 7 बजे भी अपने कमरे से नहीं निकला है। उसके मम्मी पापा को टेंशन होती है। वे राहुल का कमरा खटखटाते हैं। अंदर से राहुल जवाब देता है। दरवाजा खुलता है और वे राहुल को देखते हैं तो राहुल की आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ चुके हैं। राहुल की आंखें बिल्कुल लाल हैं। राहुल की मम्मी राहुल से पूछती हैं कि तुम्हें क्या हुआ, तो राहुल कहता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। जब राहुल की मम्मी उसका हाथ पकड़ती हैं तो हाथ बहुत गर्म है। राहुल का टेम्परेचर चेक किया जाता है, लगभग 103-104 का टेम्परेचर है। इतना तेज बुखार। राहुल की मम्मी उसको स्कूल जाने से मना कर देती हैं। उसको कहती हैं कि तुम कुछ दिन की छुट्टी ले लो। राहुल की मम्मी उसको नाश्ते पर बुलाती हैं, लेकिन राहुल आज नाश्ता नहीं करना चाहता। राहुल को कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही। राहुल ज्यादातर अपने कमरे में ही रहता है। सुबह से शाम हो जाती है। राहुल के मम्मी पापा परेशान हैं, लेकिन उनको लग रहा है कि थोड़ा सा स्टडीज का प्रेशर होगा और राहुल की तबीयत भी ठीक नहीं है, इसलिए राहुल ऐसा व्यवहार कर रहा है। लेकिन इस बीच अक्सर उन्हें राहुल के कमरे से बड़बड़ाने की आवाज आती है और वो बड़बड़ाहट एक ऐसी भाषा में है जो उनको समझ नहीं आ रही। ये बात उनको खटक रही है। वह राहुल को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए अगले दिन सुबह जल्दी उठाते हैं और कहते हैं कि बेटा हम तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगे। राहुल झुझला कर मना कर देता है। ऐसे राहुल ने कभी पहले उन दोनों से बात नहीं की। राहुल कस के चिल्लाता है कि मुझे कहीं नहीं जाना। उसकी आंखों में गुस्सा है। राहुल की मम्मी डर जाती हैं। राहुल के पापा को देखते हुए कहती हैं कि ये राहुल को क्या हो गया है। राहुल के पापा थोड़े चिल स्वभाव के आदमी हैं। उनको लगता है कि राहुल बीमारी की वजह से ऐसा कर रहा है। खैर वे दोनों ही राहुल को डिस्टर्ब नहीं करते। राहुल टॉयलेट में जाता है। टॉयलेट में जाकर के राहुल अपने आप को बंद कर लेता है और बहुत तेज तेज हंसने लगता है। यह हंसी डरावनी है, खास करके राहुल के पेरेंट्स के लिए, क्योंकि उनका बेटा अब ऐसे बर्ताव कर रहा है जैसे उसने पहले कभी नहीं किया। वे दोनों ही टॉयलेट का दरवाजा तेज तेज खटखटाने लगते हैं। राहुल अंदर से दरवाजा खोलता है। जब वे दोनों राहुल से पूछते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे थे, तुम क्यों इतनी तेज हंस रहे थे, तो राहुल कहता है कि मैं कब हंसा, और यह कहकर राहुल अपने कमरे की ओर चल देता है। राहुल के पापा राहुल का हाथ पकड़ते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं कि बताओ तुम ऐसा क्यों कर रहे थे, तो राहुल बहुत गुस्से में उनका हाथ झटक देता है। इतना फोर्स एक टीनेज लड़के में नहीं हो सकता, यह कुछ और है। राहुल के पापा समझ जाते हैं, लेकिन वह अभी के लिए इस बात को जाने देते हैं। रात को खाने के समय राहुल की मम्मी राहुल का दरवाजा खटखटाती हैं, लेकिन राहुल बाहर नहीं आता। जब वे दरवाजा खोल के देखती हैं तो राहुल अपने कमरे में नहीं था। छत पे से कुछ पटकने की आवाज आ रही है। जब राहुल की मम्मी छत पर जाती हैं तो देखती हैं कि राहुल रेलिंग पर चल रहा है और बहुत अजीब अजीब हरकतें कर रहा है और एक ऐसी भाषा में गाना गा रहा है जो भाषा उन्होंने कभी नहीं सुनी। वह समझ जाती हैं कि यह उनका बेटा नहीं है, यह कोई और है। वह राहुल को आवाज देती हैं तो राहुल उनकी तरफ बड़ी ही डरावनी नजर से देखता है। ऐसा मालूम हो रहा है कि राहुल अभी रेलिंग से नीचे कूद जाएगा। राहुल की मम्मी उससे मिन्नतें करती हैं कि तुम वापस आ जाओ। एकदम से राहुल अपनी मम्मी से बोलता है कि मम्मी यह मुझे मार डालेगी, यह मुझे मार डालेगी, मम्मी मुझे बचा लीजिए। राहुल की मम्मी घबरा जाती हैं। राहुल के पापा भी अब घर पे आ चुके हैं। राहुल की मम्मी चिल्ला करके उन्हें ऊपर बुलाती हैं। राहुल के पापा और राहुल की मम्मी ये मंजर अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। वे बहुत डर चुके हैं। इतने में ही राहुल रेलिंग से नीचे उतरता है, अपनी मम्मी की तरफ चलने लगता है और तेज तेज हंसने लगता है, मानो कि कोई और राहुल के शरीर में प्रवेश कर गया है। कोई और है जो यह डरावनी हंसी हंस रहा है, और वो जो भी है वह एक ऐसी भाषा में कुछ बोल रहा है जो इन लोगों को समझ नहीं आ रही। राहुल के पापा समझ जाते हैं कि यह कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है। राहुल के पापा अपने कॉन्टैक्ट्स में अपने फ्रेंड्स से पूछते हैं और एक बाबा का नंबर निकालते हैं। बाबा जी बालाजी मंदिर के महंत हैं। वह अक्सर ऐसे केसेस देखा करते हैं। जब बाबा जी को फोन करके यह सारी चीजें बताई जाती हैं तो बाबा जी कहते हैं कि मैं वहां नहीं आ सकता, आप लोग उसे कल मंदिर ले आइए। जब अगले दिन सुबह राहुल को मंदिर ले जाने की तैयारी हो रही है, जैसे ही उसके पापा गाड़ी स्टार्ट करते हैं उसकी मम्मी उसको बोलती हैं कि चलो हमें चलना है। तो राहुल पूछता है कि मम्मी हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन राहुल की मम्मी उसे बताती नहीं है, क्योंकि कहीं ना
कहीं राहुल की मम्मी को पता है कि अगर मैं इसे बता दूंगी तो जो भी इसके ऊपर हावी है वह जरूर मंदिर में जाने से रोकेगा। राहुल गाड़ी में बैठ जाता है। वह तीनों मंदिर की तरफ निकल जाते हैं। जैसे जैसे मंदिर पास आ रहा है वैसे वैसे राहुल बेचैन होता जा रहा है। राहुल चिल्लाना शुरू कर देता है। राहुल के अंदर जो भी कोई है वह बाहर आ जाती है। वह हावी हो जाती है राहुल पे और वो उन दोनों को चिल्ला के कह रही है कि अगर तुम लोगों ने गाड़ी नहीं रोकी तो मैं इसे मार डालूंगी। राहुल के मम्मी पापा डर जाते हैं। वह रोड के किनारे गाड़ी को लगा लेते हैं। राहुल दरवाजा खोलता है और भागना शुरू कर देता है। भागते भागते वह किसी गली में घुस जाता है। राहुल के पापा भी गाड़ी को वैसा ही छोड़कर उसके पीछे भाग रहे हैं। जब वह उस गली में मुड़ते हैं जिसमें राहुल मुड़ा था तो वह गली के बीचों बीच उन्हें बेहोश पड़ा मिलता है। यह सारी बात राहुल के पापा उन महंत जी को बता देते हैं। महंत जी कहते हैं कि जो भी शक्ति है उसे यह मालूम पड़ गया है कि हम इसे मंदिर लाना चाहते थे, अब इसका इलाज घर पे ही करना होगा। वह बेहोश राहुल को गाड़ी में डालकर घर ले जाते हैं। अगले दिन राहुल के घर में पूजा की तैयारियां हो रही हैं। महंत जी घर में आते ही समझ जाते हैं कि कोई नेगेटिव एनर्जी इस घर में प्रवेश कर चुकी है। वह आटे और रोली से एक घेरा बनाते हैं जिसके बीचों बीच राहुल को बिठाया जाता है। पंडित जी मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। मंत्र पढ़ते पढ़ते कई बार राहुल को तेज झटके लगते हैं। वह जो भी शक्ति है जो राहुल के अंदर है वह कई बार हावी होकर के पंडित जी को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वह अभिमंत्रित रेखा के पार नहीं आ पाती। पंडित जी समझ चुके हैं कि यह कोई ऐसी वैसी शक्ति नहीं है, यह एक नेगेटिव एनर्जी है जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके लिए पंडित जी कहते हैं कि बड़ा अनुष्ठान करना होगा जो सिर्फ और सिर्फ मंदिर में ही पॉसिबल है, क्योंकि इस घर की एनर्जी नेगेटिव हो चुकी है। जो भी शक्ति है वो इस घर में रहते हुए उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। राहुल का इलाज केवल और केवल बालाजी मंदिर में ही हो सकता है। इतना कहकर महंत जी राहुल को 3 धागे देते हैं, रक्षा सूत्र, और वह राहुल के दोनों हाथों में एक एक रक्षा सूत्र बांध देते हैं और एक रक्षा सूत्र राहुल के गले में बांध दिया जाता है। वह राहुल के मम्मी पापा से खास कहते हैं कि यह तीनों रक्षा सूत्र खुलने नहीं चाहिए। अगर एक खुल गया तो 2, दूसरा खुल गया तो तीसरा, और अगर तीसरा भी खुल गया तो फिर राहुल को कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि जो भी हमने यहाँ पर 2-2.5 घंटे हवन किया है वह शक्ति समझ चुकी है कि हम क्या करना चाहते हैं और यह रक्षा सूत्रों की ताकत से वह दबी रहेगी। लेकिन अगर यह रक्षा सूत्र राहुल के हाथों से और उसके गले से खुल गए तो फिर राहुल को कोई नहीं बचा सकता। राहुल के मम्मी पापा समझ जाते हैं। अगले दिन मंदिर ले जाना है। पूरी रात राहुल के मम्मी पापा पहरा देते हैं। उस रात में कई बार वो शक्ति बाहर आने की कोशिश करती है, लेकिन अभिमंत्रित रक्षा सूत्रों में इतनी ताकत है कि वह शक्ति कुछ नहीं कर पाती। अगले दिन राहुल को मंदिर ले जाया जाता है। मंदिर के सामने पहुंचते ही मानो राहुल के शरीर में एक आग लग गई हो। राहुल का शरीर बहुत तेज जलने लगता है। राहुल कस के चिल्लाने लगता है। राहुल की मम्मी उसको देखकर घबरा जाती हैं। उसकी मम्मी को राहुल पर तरस आ रहा है, लेकिन महंत जी कह देते हैं कि यह तुम्हारा राहुल नहीं है, यह वह शक्ति चिल्ला रही है जो इसके अंदर बैठी है। राहुल को जैसे तैसे करके सेवकों द्वारा पकड़ के मंदिर में लाया जाता है। मंदिर में 3 से 4 घंटे वह हवन चलता है। वह हवन पूरा हो जाने के बाद वह शक्ति निकल जाती है, लेकिन अब उस शक्ति का किया क्या जाए। वह शक्ति कहाँ जाएगी? वह कहीं नहीं जाएगी। वह फिर से एक मटके में बंद की जाती है और वो मटका उसी चौराहे पर रख दिया जाता है। आज उस चौराहे पर से प्रतीक गुजर रहा है। प्रतीक को पीछे से एक आवाज सुनाई देती है, प्रतीक इधर आओ, प्रतीक इधर आओ। और यह सिलसिला चलता रहता है। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी दोस्तों तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए। कमेंट करके हमें बताइए कि क्या कभी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।